हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल डिसिप्लिन का एक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि राजनीतिक सिद्धांत से रिलेटेड के पॉलिटिकल थ्योरी या जिसे हिंदी में बोला जाता है राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, परिभाषाएं बताई थी कि विभिन्न विद्वानों के थ्रू जो उन्होंने परिभाषाएं व्यक्त की थी वो बताया था, और उसमें मैंने विशेष क्षेत्र बताया था कि राजनीतिक सिद्धांत में किन किन विषयों के बारे में पढ़ा जाता है, तो उसे ही विशेष क्षेत्र कहा जाता है। तो उससे रिलेटेड मैंने एक टॉपिक कवर करा दिया था। तो अब पढ़ना है हमें कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या होती है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, और इसमें मैं आपको बताऊंगी राजनीतिक सिद्धांत के महत्व के बारे में कि राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ बताते हुए उसकी प्रकृति और महत्व की चर्चा कीजिए, या दूसरा क्वेश्चन इसमें ये आ सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत के विशेष क्षेत्र के बारे में बताइए। तो ये टॉपिक इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फर्स्ट यूनिट में से आने के चांसेस हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के बारे में कि राजनीतिक सिद्धांत प्रकृति होती क्या है, पहले ये जानते हैं। किसी भी विषय की प्रकृति से हमारा अभिप्राय होता है उसके मूलभूत, स्वाभाविक और सामान्य गुण तथा विशिष्ट तत्व जो उसमें अंतर्निहित होते हैं और उसे दूसरे विषय से अलग करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत की जो प्रकृति है, तो प्रकृति का एक मतलब क्या होता है? प्रकृति होती है एक प्रकार से किसी चीज़ की, किसी बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसकी प्रकृति, उसके बारे में विशेषताएं बतानी, उसके अच्छे गुणों के बारे में बताना होता है। कोई स्पेशलिटी उस इंसान, उस चीज़ के अंदर हो, या चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई चीज़ हो, तो उसके अंदर कोई अगर वो स्पेशलिटी कोई चीज़ होती है जो दूसरी चीज़ों से उसको अलग रखते हैं, तो उसे एक प्रकार से प्रकृति बोला जाता है। एक प्रकार से या इसकी विशेषताएं बोल दें, उनकी जो स्पेशलिटी है उसको दिखाना। चाहे अगर एग्जाम्पल के रूप में हम किसी इंसान को लें तो हर इंसान के अंदर अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। अगर उस इंसान के अंदर कोई स्पेशलिटी है भी तो वो दूसरे इंसान से बिल्कुल अलग होता है। तो एक प्रकार से वो भी प्रकृति होती है कि हम उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसकी विशेषताएं बता रहे हैं कि हाँ वो उसके अंदर कुछ स्पेशलिटी है। तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के बारे में भी यही बताना है कि राजनीतिक सिद्धांत में क्या स्पेशलिटी है। तो स्पेशलिटी में अगर आप विशेषताएं वगैरह भी थोड़े बहुत पॉइंट्स लिख सकते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं इसमें। तो इसकी प्रकृति के बारे में जानते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगी। डेविड इंस्टन, रॉबर्ट हडल, कैटलिन लासवेल आदि विद्वानों ने अमेरिका में राजनीतिक सिद्धांत पर नवीन दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। ये सब विद्वानों के नाम हैं अमेरिका में जो रहते हैं। उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत पर कुछ नवीन दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। नवीन दृष्टिकोण मतलब कि एक अलग दृष्टिकोण, नवीन मतलब कि नया चीज़, नई मेंटालिटी के साथ इस पर स्टडी करी है। तो अपनी जो माइंडसेट है उसको नयापन लाकर उसमें उनकी जो उनका दृष्टिकोण है उसी के अकॉर्डिंग ही स्टडी करी है। तो जिसके परिणाम स्वरूप ये कहा गया है नवीन विचारधाराओं का उदय हुआ। नवीन विचारधारा मतलब कि नई विचारधारा उत्पन्न हुई थी इसमें उनके अध्ययन के थ्रू। और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास के आधार पर उसकी प्रकृति का विवेचन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। चलो पढ़ते हैं अब के फर्स्ट पॉइंट क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति जो है राजनीतिक दृष्टिकोण को अपनाना। पहला पॉइंट ये है कि राजनीतिक दृष्टिकोण को अपनाता है राजनीतिक सिद्धांत। वर्तमान में राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। करंटली जो है राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान का ही एक तत्व है, एक अंग है जिसे बोलते हैं, तो उसके लिए राजनीतिक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है कि पॉलिटिकल जो हमारी मेंटालिटी है पॉलिटिक्स को लेकर उसको अपनाया जाता है राजनीतिक विज्ञान पर स्टडी करने के लिए, जिसमें जितने भी सामाजिक संस्थाएं वो रहती तो गवर्नमेंट के अंडर में ही हैं, वो काम कर रही होती है। जैसे एनजीओ हो गया, वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोला जाता है, तो वो भी एक प्रकार से वो होती तो गवर्नमेंट के अंडर में ही है, मगर उनके अलग वो समाज के लिए काम करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं उनको पूर्ति करते हैं। तो संस्थाएं वगैरह, इंस्टीट्यूट्स हो गई या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हो गई ऐसी, तो वो सब इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और शक्तियां हो गई, सामाजिक शक्तियां, और परंपरागत बंधनों का अध्ययन भी इसमें किया जाता है राजनीतिक
सिद्धांत में, राजनीतिक विज्ञान में। क्योंकि जो राजनीतिक सुविधाएं हैं, जो पॉलिटिकल हमें जितनी भी सुविधाएं वगैरह मिली हुई हैं, जो फैसिलिटीज़ हमें मिली हुई हैं सरकार की तरफ से, उनका सामाजिक शक्तियों की आंतरिक क्रियाओं से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध, मतलब कि अंदरूनी संबंध जिसे बोला जाता है, बहुत गहरे संबंध हैं इनके। किसके साथ? सामाजिक शक्तियों की आंतरिक क्रियाओं के साथ। सामाजिक शक्तियाँ मतलब कि जो समाज के कल्याण के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो समाज से कनेक्शन हो, तो वो एक तरीके से पावरफुल ही हुआ। समाज के थ्रू ही जो है सरकार टिकी रह जा सकती है, क्योंकि अगर समाज ही कुछ नहीं रहेगा तो वो आंदोलन वगैरह भी कर सकता है। तो एक प्रकार से ये देखा जाए तो वो पावरफुल बहुत होते हैं सामाजिक रूप से। तो उनकी जो आंतरिक क्रियाएं होती रहती हैं, उनके जो काम होते रहते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा संबंध है किनका? राजनीतिक सुविधाओं का। तो ये पॉइंट है कि राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, कि राजनीतिक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है इसमें, कि राजनीतिक जो मेंटालिटी है उनको अपनाया जाता है, पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उसको अपनाया जाता है, उस पर स्टडी की जाती है। दूसरा पॉइंट है संपूर्ण ज्ञान का भंडार। राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीतिक घटनाओं तथा संस्थाओं का संपूर्ण ज्ञान कराता है। जो राजनीतिक घटनाएं वगैरह होती हैं, राजनीतिक संस्थाएं जो होती हैं, उनका संपूर्ण ज्ञान कराता है राजनीतिक सिद्धांत। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की राजनीतिक घटनाएं होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि राजनीति में जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जितने भी विषय इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन सब का अध्ययन करना होता है राजनीतिक सिद्धांत, वही करता है राजनीतिक सिद्धांत, क्योंकि इसमें इन्हीं सारी घटनाएं जो हैं उनका अध्ययन किया जाता है इसमें। और वर्तमान समय में जो अब करंटली जो चल रहा है, उसमें मनुष्य के समक्ष जितनी भी आने वाली परिस्थितियां हैं, जो भी सिचुएशन उनके सामने आती है मनुष्य के सामने, तो उसका अध्ययन भी इसमें किया जाता है। तो ये भी एक प्रकार से इसका प्रकृति का ही एक हिस्सा है कि उसमें संपूर्ण ज्ञान का भंडार होता है, वो हर चीज़ पर ही अध्ययन करता है। तीसरा पॉइंट है यथार्थवादी विज्ञान। राजनीतिक सिद्धांत का जो विज्ञान है वो यथार्थवादी है, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययनकर्ता अब परंपरागत सीमाएं त्याग कर अध्ययन करते हैं। उनकी ये कोशिश रहती है कि वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाए तथा उन्हीं को वास्तविकता प्रकट करने वाली अवधारणाओं का आधार बनाया जाए। कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन अब यथार्थवादी हो गया है। यथार्थवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण और भी दृष्टिकोण जो है राजनीति को लेकर, राजनीतिक सिद्धांत को लेकर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इनके दृष्टिकोण क्या रहे हैं, इनके और यथार्थवादियों के थ्रू राजनीति को किस प्रकार से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, अपनी मेंटालिटी है, पॉइंट ऑफ व्यूज़ निकल के आए थे। तो वो जो है राजनीतिक सिद्धांत का विज्ञान जो है वो यथार्थवादी है। तो राजनीतिक विज्ञान के अध्ययनकर्ता जो हैं, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययनकर्ता क्या होते हैं कि उस पर अध्ययन करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं जो लोग, उनको अध्ययनकर्ता कहा जाता है। तो वो परंपरागत सीमाएं को त्याग कर अध्ययन करते हैं। परंपरागत मतलब कि बहुत टाइम से जो चली आ रही हैं, जो भी नई नई चीज़ों को अब इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, पुरानी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं लोग। उनकी ये हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो वास्तविक परिस्थिति है, वास्तविक मतलब कि जो एक्चुअल में जो सिचुएशन है उस पर अध्ययन किया जाए और उसी को ही वास्तविकता प्रकट करने वाली अवधारणाओं का आधार बनाया जाए। कि उन्हीं सब चीज़ों को जो सिचुएशन है एक्चुअल में, तो उन्हीं को ही जो वास्तविकता का प्रकट करने वाली अवधारणाओं का आधार उनको बनाया जाए। उस सिचुएशन को, अवधारणाएं जो निकल के आ रही हैं, नई नई चीज़ें जिन राजनीतिक सिद्धांत में जो भी अध्ययन किया जाता है, उसको लेकर उनकी जितनी भी अवधारणाएं निकल के आती हैं उनका आधार बनाया जाए वास्तविक परिस्थितियों को, कोई एक्चुअल में क्या सिचुएशन बनी है, राजनीति में क्या चल रहा है। तो ये तीसरा पॉइंट है कि यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया जाता है इसमें। चौथा पॉइंट है विकासशील अवस्था। राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत अभी विकासशील अवस्था में है, धीरे धीरे उसमें यथार्थता का प्रवेश हो रहा है तथा क्रमश वह परिपक्व होता चला जा रहा है। कि विकासशील अवस्था में करंटली जो राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान में जो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में स्टडी करी जा रही है, कि राजनीतिक सिद्धांत जिस चीज़ के लिए स्टडी कर रहा है, तो वो एक प्रकार से विकासशील अवस्था में राजनीतिक सिद्धांत। क्यों? क्योंकि राजनीतिक स्थान में यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है उनको अपनाया जा रहा है धीरे धीरे। परंपरावादी दृष्टिकोण जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है। जो यहाँ के अध्ययन करता है उनको
ख़त्म करते जा रहे हैं, उनको त्याग करते जा रहे हैं, तो एक प्रकार से ये आगे की ओर विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। तो यह भी एक प्रकार से इसमें प्रकृति में ही इन्वॉल्व होता है कि वह परिपक्व होता चला जा रहा है, इसमें नई नई चीज़ें इन्वॉल्व होती जा रही हैं, बढ़ता चला जा रहा है आगे। परिपक्व मतलब कि आगे बढ़ना, किसी चीज़ का विकास करना, आगे की ओर बढ़ना हो, तो वो बढ़ता जा रहा है करेंटली। तो ये विकासशील अवस्था में करेंटली देखा गया है इसे, राजनीतिक सिद्धांत को। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इसमें। 5th है निरंतर परीक्षण। राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत में परीक्षण का कार्य बार बार किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत में मतलब कि राजनीतिक सिद्धांत जो है, जिस चीज़ पर स्टडी कर रहा है, उसमें परीक्षण का कार्य बार बार किया जाता है। परीक्षण का कार्य, परीक्षण क्या होता है? परीक्षण होता है एक प्रकार से ट्रेनिंग लेना, कि एक प्रकार हम देखते हैं जब भी हम कोई भी काम करते हैं, अब एजुकेशन है, अब हम पढ़ रहे हैं कॉलेज की लाइफ में, अगर आप लोग तो एक प्रकार से जो स्टडी हम कर रहे होते हैं, स्टडी में ही बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उसको रिवीजन करते हैं, तो वो ट्रेनिंग होती है एक प्रकार से, उस पर रिवाइज करा जाता है, उसको बार बार से उस पर परीक्षण किया जाता है, टेस्ट पर टेस्ट लिए जाते हैं एक प्रकार से, कि हम एग्ज़ाम में और अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो एक प्रकार से जो है सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए, जो सिद्धांत है राजनीति की व्याख्या करने के लिए, वो बार बार परीक्षण का कार्य उसमें होता जाता है। तो इस दृष्टि से परीक्षा की प्रक्रिया निरंतर बनी रहती है, जिसके कारण आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों में विश्वसनीयता बनी रहती है। इस प्रकार नवीन खोजों के लिए परीक्षण का काम सतत चलता रहता है। नई नई चीज़ों की खोज करने के लिए पुरानी चीज़ों को भी इन्वॉल्व किया जाता है। पुरानी चीज़ें जो हमने नई नई चीज़ें सीखी हैं, उनमें बार बार ट्रेनिंग ली जाती है कि हाँ, नई नई चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती जाएँ और नई नई चीज़ें उसमें निकल के आ जाएँ। तो एक प्रकार से उसमें जो है निरंतर परीक्षण होता रहता है, उसमें बार बार उसमें ट्रेनिंग लेते रहते हैं। ट्रेनिंग किस लिए ली जाती है? इसीलिए ताकि हम उस चीज़ में और अच्छे हो सकें। तो इसीलिए जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीति की अच्छी व्याख्या करने के लिए, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए, नई नई चीज़ों, राजनीति में नई नई चीज़ों को इन्वॉल्व करने के लिए उसमें परीक्षण किया जाता है। तो ये है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। मैंने आपको 5 पॉइंट्स इसमें बताए हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में क्या है। और आपका पहला ही चैप्टर जो है राजनीतिक सिद्धांत से रिलेटेड है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो प्रासंगिकता कहें या महत्व कहें, या हमें राजनीतिक सिद्धांत की क्या आवश्यकता है, उस पर राजनीतिक विज्ञान पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो वो चीज़ इसमें बतानी है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें बताए हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व रहा है। तो पहला पॉइंट है कि वास्तविकता का ज्ञान, कि राजनीतिक सिद्धांत से हमें वास्तविकता के बारे में जानकारी मिलती है, कि क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीति की एक्चुअल कंडीशन पे, एक्चुअल सिचुएशन जो है उस पर स्टडी करता है। तो उसी की जो हमारी वास्तविकता है, जो उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है राजनीतिक सिद्धांत से। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस देखी गई है इसमें कि राजनीतिक सिद्धांत अपनी वैज्ञानिक विषय वस्तु के द्वारा अनुशासन में एकरूपता तथा संबद्धता का विकास करते हैं। इस प्रक्रिया में अनुशासनात्मक स्तर उच्चतर बनता है, जिससे अनेक घटनाओं तथा तथ्यों को समझने में सहायता मिलती है। कि जो राजनीतिक सिद्धांत है अपनी वैज्ञानिक विषय वस्तु के द्वारा, जो वैज्ञानिक विषय वस्तु है, वैज्ञानिक विषय वस्तु मतलब कि राजनीतिक सिद्धांत की जो विषय वस्तु मैंने बताई थी, तो वो एक प्रकार से वो वैज्ञानिकों के थ्रू ही ये अध्ययन किया जाता है। तो वो अनुशासन में एक रूपता लाते हैं। अनुशासन का मतलब होता है डिसिप्लिन, जिसे बोलते हैं एक प्रकार से। जो राजनीतिक सिद्धांत जो है, राजनीति में एक डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज़ होती है कि हाँ, हर चीज़ अकॉर्डिंगली चलता है। तो उसमें एकरूपता तथा संबद्धता का विकास होता है। एकरूपता मतलब कि एक जैसा ही सबको समझा जाता है कानून के अनुसार, और उसमें संबंधता का विकास भी होता है कि एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो अनुशासनात्मक स्तर उच्चतर बनता है, जो ये प्रक्रिया चलती है राजनीतिक सिद्धांत में, जो अध्ययन वगैरह किया जाता है, तो उसमें अनुशासनात्मक स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ता है कि वो उसमें अच्छे से डिसिप्लिन रहता है राजनीति में, और उसकी वजह से अनेक घटनाएं और तथ्यों को समझने में भी बहुत ज़्यादा सहायता इसमें मिलती है कि एक्चुअल में राजनीति में चल क्या रहा है, वो सरकार जो बनी है, राजनीति होती क्या है एक्चुअल में, उसके बारे में पता लगता है। तो राजनीतिक सिद्धांत को समझ पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि राजनीति के बारे में अच्छे से जान पाने के लिए राजनीतिक सिद्धांत की व्याख्या करना, राजनीतिक सिद्धांत को जानना और राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इससे जो है, जो घटनाएं वगैरह है कोई, या तथ्य वगैरह जो सामने आते हैं विद्वानों के द्वारा, उनको समझने में सहायता मिलती है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि राजनीतिक सिद्धांत
का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता क्या है। दूसरा है समस्याओं के समाधान में सहायक, कि राजनीतिक सिद्धांतों का महत्व राजनीतिक समस्याओं के समाधान से जुड़ा हुआ है। एक राजनीतिक चिंतक परिस्थितियों का गहन अध्ययन करता है और इस परीक्षण के आधार पर अपने कुछ समाधान प्रस्तुत करता है जिनसे मानव जीवन यानी संपूर्ण व्यवस्था को लाभ प्राप्त होता है। अतः समस्याओं के समाधान के दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धांत की बहुत उपयोगिता है। कि जो राजनीतिक सिद्धांतों का महत्व कहाँ देखा गया है, कि राजनीति से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, राजनीति से रिलेटेड समस्याएं क्या हो सकती है, एक प्रकार से कि राजनीति में जो सरकार बनी है, जो करंटली जिसे राजनीति का कनेक्शन जो सरकार से है, तो सरकार जो बनी है वो इंसान की, जो राज्य में रहने वाली जो जनता है, उनकी आवश्यकताओं की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करता है कि नहीं करता। कुछ ऐसी समस्याएं उसमें उत्पन्न होती हैं, कुछ ऐसी कि राजनीति पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उसका समाधान निकालता है राजनीतिक सिद्धांत। कि क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ व्याख्या नहीं करता इस चीज़ की कि जो राजनीति में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो राजनीतिक सिद्धांत में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी निकल के आते हैं कि एक्चुअल में राजनीति को क्या होना चाहिए। तो एक प्रकार से राजनीति जो है समस्याओं के समाधान में भी देखा गया है कि वो जो है राजनीतिक समस्याओं का समाधान भी करता है। तो वो जो राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक चिंतक जो हैं, राजनीतिक चिंतक मतलब कि राजनीति को समझने वाले, उसका अध्ययन करने वाले जो होते हैं, परिस्थितियों का गहन अध्ययन करते हैं। राजनीतिक परिस्थिति जितनी भी होती हैं उनका गहन अध्ययन करते हैं, उसके आधार पर जो अपने समाधान प्रस्तुत करते हैं उनके सामने, तो उसकी वजह से जो है संपूर्ण व्यवस्था को लाभ प्राप्त हो। क्योंकि जो उन्होंने एक्चुअल राजनीति के बारे में बताया है कि राजनीति होनी क्या चाहिए और उसमें क्या क्या संशोधन करना चाहिए कि राजनीति में, ताकि जो मानव के लिए या जनता, राज्य में रहने वाली जितनी भी जनता है उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, ऐसी जो उनको व्यवस्था मिली हुई है, मानव जीवन यानी संपूर्ण व्यवस्था, मानव जीवन को उनकी जो लाइफस्टाइल है सही प्रकार से चल रही है या नहीं चल रही है, उनको देखने के लिए जो अपने समाधान प्रस्तुत करता है सामने, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता। क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत के थ्रू ही पता लगाया जा सकता है कि समस्याओं का समाधान किस प्रकार से होगा। थर्ड है मानव समाज की प्रकृति के लिए आवश्यक। राजनीतिक सिद्धांत जो है मानव समाज की राजनीतिक, संवैधानिक तथा वैधानिक प्रगति में सहायक होते हैं। इनके द्वारा नवीन तथ्यों का ज्ञान तथा आने वाली समस्याओं के संबंध में पूर्वानुमान करने में सहायता प्राप्त होती है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में राजनीतिक सिद्धांत और अधिक उपयोगी है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो मानव समाज की राजनीतिक और संवैधानिक और वैधानिक प्रगति में सहायक होती है। जो मानव समाज की जितनी भी प्रगति है राजनीति से रिलेटेड है, संवैधानिक कानूनी तौर पर हो, वैधानिक हो गया, तो एक प्रकार से उनमें सहायता करती है। और इनके द्वारा जो है नवीन तथ्यों का ज्ञान भी निकल के आता है, नई नई चीज़ें जो है, नए नए तथ्य निकल के आते हैं, राजनीति में क्या है उसका ज्ञान हो पाता है। और उनमें आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनके संबंध में पहले के टाइम पे जो एक्सपीरियंस मिला है, पहले से जो एक्सपीरियंस मिलता आ रहा है, तो पूर्वानुमान करने में सहायता उसमें प्राप्त होती है। पूर्वानुमान क्या होता है? पूर्वानुमान होता है एक प्रकार से हम पहले से ही अनुमान लगा के चलते हैं, तो एक प्रकार से उसमें भी सहायता ये करती है। तो करंटली वैज्ञानिक युग जो चल रहा है कि वैज्ञानिकों के द्वारा नई नई चीज़ें, जो नए नए तथ्य निकल के आते हैं राजनीतिक सिद्धांत, और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है राजनीति जो मानव समाज की प्रगति के लिए। अब फोर्थ पॉइंट है भविष्य की योजना में सहायक। कि राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? केवल वर्तमान परिस्थितियों की समालोचना करना ही नहीं होता, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि जो करंटली सिचुएशन चल रही है राजनीति में, एक्चुअल में क्या चल रहा है राजनीति में, उसकी व्याख्या करना या उसका समालोचना मतलब होता है कि आलोचना करना, उसके बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो निकालना। तो पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो निकल के आ रहे हैं उनके ऊपर आलोचना कर रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत का काम सिर्फ यही नहीं होता कि जो करंट राजनीति में जो सिचुएशन चल रही है उनकी आलोचना करना, बल्कि भविष्य के लिए योजना निर्धारित करना भी होता है कि भविष्य में राजनीति होनी क्या चाहिए, क्या क्या उसमें संशोधन करना चाहिए, तो वो राजनीतिक सिद्धांत ही करता है ताकि एक बेहतर भविष्य का निर्माण भी किया जा सके। एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है कि प्लेटो के द्वारा अपनी प्रथम महत्वपूर्ण आदर्शवादी रचना द रिपब्लिक में न्याय, शिक्षा, साम्यवादी सिद्धांतों के साथ साथ अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन आदर्श राज्य की परिकल्पना हेतु किया गया है।
जो प्लेटो के द्वारा जो आदर्शवादी रचना इन्होंने करी थी, द रिपब्लिक जिन्हें बोला जाता है, उनका नाम है बुक का। तो उसमें प्लेटो ने क्या क्या चीज़ें बताई थी कि न्याय, शिक्षा और साम्यवादी सिद्धांतों के साथ साथ बहुत सारे सिद्धांत थे, उनका प्रतिपादन किया था और आदर्श राज्य की परिकल्पना करके ही इन सिद्धांतों का इन्होंने प्रतिपादन किया था, रिपब्लिक के अलावा भी। कि जो भी रिपब्लिक जो रचना है, रिपब्लिक रचना में न्याय, शिक्षा और साम्यवाद सिद्धांत है, तो उनके साथ साथ अनेक सिद्धांतों का भी इन्होंने की रचना की थी। किसके थ्रू? कि एक आदर्श राज्य होना क्या चाहिए, कि उसकी कल्पना की थी इन्होंने, एक अनुमान लगाया था कि एक आदर्श राज्य होता क्या है। तो उससे रिलेटेड ये रिपब्लिक जो है, द रिपब्लिक, इन्होंने रचना की थी। तो उन्होंने ही इन सब चीज़ों में बहुत सारी बताई थी। तो इसी प्रकार से जो सकारात्मक उदारवादी चिंतक हैं, उनके द्वारा न्यायपूर्ण समाज के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता रहा। जो सकारात्मक उदारवादी चिंतक हैं, उदारवादी जो दृष्टिकोण है, उनके द्वारा जो न्यायपूर्ण समाज है, उनके लिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सिद्धांत का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, कि जो लोक कल्याणकारी राज्य है उनकी स्थापना के लिए सिद्धांतों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो ही एक, जो लोक कल्याणकारी राज्य क्या होते हैं कि लोगों के कल्याण के लिए एक प्रकार से जो कार्य किए जाते हैं, उनको जो फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है राज्य में रहने वाले लोग, तो लोक कल्याणकारी राज्य उन्हें बोला जाता है। तो उसमें ही सिद्धांतों का प्रतिपादन, मतलब कि सिद्धांतों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राजनीतिक सिद्धांतों का होना। 5th पॉइंट है कि नवीन धारणाओं का विकास करना, कि नई नई धारणाएं निकल के आती है, नई नई मेंटालिटी निकल के आती है, माइंडसेट उनका होता है, नई नई जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो निकल के आते हैं, उनका विकास होता है। सभी समयों में परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती। प्रत्येक राजनीतिक विचारक अपने समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नए नए अवधारणाएं प्रस्तुत करता है। मध्यकालीन युग के बाद बौद्धिक जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन व औद्योगिक क्रांति ने उदारवाद को सामने लाया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा का जन्म हुआ था। उसी प्रकार परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के विरोध में समाजवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत का उदय भी हुआ था और आर्थिक समानता की अवधारणा का विकास भी हुआ था। तो ये कहा जा सकता है कि बदलती परिस्थितियों में राजनीतिक सिद्धांत नवीन मानवीय मूल्यों की स्थापना में सहायक साबित होते हैं। नवीन मानवीय मूल्य मतलब कि ह्यूमन वैल्यूज़ की स्थापना करने में भी ये साबित होते हैं। किस प्रकार से इसमें बताया गया है कि नई नई धारणाएं किस प्रकार से निकल के आती है, कि जो मध्यकालीन युग के टाइम बाद में बौद्धिक जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन वगैरह भी चलाए गए थे, औद्योगिक क्रांति भी चलाई गई थी। तो उदारवादी जो सिद्धांत है वो निकल के आया था सामने, जिसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा को जन्म दिया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब कि इंसान की जो स्वतंत्रता, वो हर चीज़ से आज़ाद रहे, तो वो स्वतंत्रता की अवधारणा निकल के आई थी। तो दूसरी तरफ जो है परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के विरोध में समाजवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत का भी उदय हुआ था, जिन्होंने सबसे ज़्यादा आर्थिक समानता की अवधारणा का भी विकास हुआ, कि आर्थिक रूप से सब लोग समान रहे, तो ये आर्थिक समानता की अवधारणा भी निकल के आई थी। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि जो बदलती परिस्थितियाँ हैं उनमें राजनीतिक सिद्धांत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो इंसान है, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, उनकी स्थापना करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6th पॉइंट है संतुलनकारी भूमिका। राजनीतिक सिद्धांत घटनाओं तथा मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य अच्छी तरह से करता है, कि जो घटनाएं वगैरह होती हैं और ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, राजनीतिक सिद्धांत जो है वो घटनाओं और मानवीय मूल्यों के बीच बैलेंस बनाने में अच्छा बैलेंस जो है उसको स्थापित करने का कार्य भी अच्छी तरीके से करता है, संतुलन स्थापित करने का कार्य। घटनाओं और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए ही राजनीतिक सिद्धांत को अपने स्वरूप में परिवर्तन लाना पड़ता है, कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो अपने स्वरूप में परिवर्तन लाता है इन दोनों के बीच में। घटनाओं, जो राजनीतिक घटनाएं वगैरह जो हैं, जो तथ्य निकल के आते हैं, और ह्यूमन वैल्यूज़, उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, उनके बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए राजनीतिक सिद्धांत को अपने स्वरूप में चेंजेस करने पड़ते हैं। जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका स्वरूप है, उसका जो नेचर है, वो उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। 7th है राजनीतिक चेतना का विकास, कि राजनीतिक
जो राजनीतिक नागरिक है, नागरिकों में राजनीतिक सचेत जागृत करता है। जो राजनीतिक सिद्धांत है वो नागरिकों में राजनीतिक सचेत जागृत करता है। नागरिक जो राजनीति है, राजनीति को लेकर सचेत रहते हैं, हर चीज़ में अलर्ट रहते हैं कि राजनीति में चल क्या रहा है। तो उसमें भी उसको सचेत करने में, उसको जागृत करने में भी ये मदद करता है। और राजनीतिक विवेक की कमी के कारण नागरिक अपने कर्तव्य का पालन उचित रूप में नहीं कर पाते हैं और नेता और अस्पष्ट भ्रष्ट हो सकते हैं। जो राजनीतिक सिद्धांत है वो विवेक की कमी के कारण, राजनीतिक विवेक की कमी होने की वजह से, राजनीति में विवेक की कमी के कारण के मतलब कि समझदारी की कमी के कारण के वो समझ उसमें ना होना, उसकी वजह से जो नागरिक है वो अपने कर्तव्यों का पालन भी नहीं कर पाते अच्छे से, जिसकी वजह से जो नेता होते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं। भ्रष्ट किस बिहाफ पर होंगे? क्योंकि जो नागरिक है, राज्य में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, अपने कर्तव्य को, अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, उसके बारे में जागरूक नहीं होंगे, तो जो राज्य के नेता हैं वो भ्रष्ट हो जाएंगे और वो जो नागरिकों के लिए सही प्रकार से कार्य नहीं करेंगे। तो इसीलिए सचेत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राजनीति को लेकर कि एक्चुअल में राजनीति में चल क्या रहा है। तो राजनीति से सचेत जनता जो होती है वो शासकों को सत्ते पर चलने के लिए आग्रह करती है। जो शासक है, शासक होते हैं जो राज्य को चलाते हैं, जो देश को चलाते हैं। शासक जैसे कि करंटली जो पीएम मोदी है, पीएम मोदी जो है वो प्रधानमंत्री है भारत का, तो वो एक प्रकार से शासक हुआ उस देश का। तो उसको सत्ते पर चलाने के लिए आग्रह करती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट को चलाने के लिए सरकार, जो जनता होती है, जनता ही गवर्नमेंट को सही प्रकार से सही रास्ता दिखाने में मदद करती है। और सरकार की जो गलत कुंजी है उसकी आलोचना करके शासन को जनहितकारी बनाने का यथासंभव प्रयास करती है। जनहितकारी मतलब कि जनता के हित के लिए काम करने के लिए सरकार को फोर्स कर सकती है, क्योंकि अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो उसकी आलोचना करके उनको सही रास्ता दिखाती है और जनता के हित के लिए कार्य करने के लिए उनको फोर्स करती रहती है। जैसे कि देखा जाए, अगर सरकार जो है वो नागरिकों के हित में कार्य नहीं करती है, जो नागरिक उस चीज़ से खुश नहीं होते हैं, तो जो नागरिक होते हैं वो सामाजिक आंदोलन शुरू कर देते हैं सरकार के खिलाफ। अभी काफ़ी देखा गया है, प्रीवियस टाइम में काफ़ी आंदोलन वगैरह भी हुए हैं, किसान आंदोलन वगैरह हो गया या कुछ भी, तो आंदोलन करते हैं समाज के लिए कि जो सरकार है वो उनकी बात माने और उनके अकॉर्डिंग वर्क करें। तो इसीलिए राजनीतिक सचेत हो, जो नागरिक है, नागरिकों का सचेत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राजनीति को लेकर सचेत रहने के लिए जनता को प्रेरित करती है राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत का होना बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी माना गया है। तो इसमें मैंने आपको बताए हैं 6-7 पॉइंट्स कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है, और उसमें मैंने बताए हैं राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के बारे में। अब एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है उसकी प्रकृति और महत्व की चर्चा कीजिए। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि राजनीतिक सिद्धांत की डेफिनेशन लिखनी है। एग्ज़ाम मैंने बताई है प्रीवियस वीडियो में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। दूसरी चीज़ कि उसमें राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ लिख के उसके में अगर परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा लिख दीजिए, और नहीं तो डायरेक्टली आप ये राजनीतिक सिद्धांत की जो प्रकृति है और उसके महत्व के बारे में इस पर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।